सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। गेहूं की खेती किस प्रकार से करना चाहिए और हम अधिक उत्पादन कैसे 2023-24 में ले सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। गेहूं की जो टॉप 5 किस्में हैं वो कौन सी हैं और उनका किस प्रकार से बुआई, खाद प्रबंधन एवं रोग प्रबंधन करना चाहिए, तो इसका हम आज पूरा संपूर्ण एनालिसिस करेंगे। खादों को किस प्रकार देना है और कितनी मात्रा में देना है। यदि हम पोषक तत्वों को सही मात्रा में देंगे, बीज उपचार सही तरीके से करेंगे, तो जो हमारी गेहूं में जैसे सूखने की समस्या है और कीटों की समस्या है, उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि जो गेहूं की जलवायु है, मौसम है और जो क्षेत्र है, उसके लिए जो भी वैरायटी सूटेबल हो, जो अच्छा उत्पादन देती हो, हमेशा उसी का चुनाव करना चाहिए। और अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म को चुनाव यदि करेंगे तो निश्चित तौर पे उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो सभी किसान भाइयों का मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में, विस्तृत जानकारी देंगे आपको। गेहूं की खेती के लिए सूटेबल टाइम की बात करेंगे तो हम गेहूं की खेती जो है 3 प्रकार से करते हैं: अगेती बुआई, पछेती बुआई और समय पर बुआई। यदि गेहूं की फसल समय पर बुआई करना है तो मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर का जो समय है वो सबसे उत्तम माना जाता है। यदि इस समय हमने गेहूं की बुआई की है तो हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय तापमान में ठंडक आ जाती है। तापमान इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड सूटेबल तापमान होना चाहिए। जिन किसान भाइयों ने मटर की खेती की है तो मटर की खेती करने के बाद हमेशा जल्दी पकने वाली वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, लेट वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, जिससे हमारा जो उत्पादन है वो अच्छा प्राप्त हो। और गेहूं की जो फसल है वो ठंड के मौसम में अच्छा जर्मिनेशन देखने को मिलता है, इसलिए इसकी खेती के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। और इसके बाद साथियों, जो तापमान है, इसका जो एवरेज तापमान है वो 15 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है गेहूं की खेती के लिए। साथियों, यदि स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं तो फूल वाली अवस्था में नहीं करना चाहिए और फ्लड इरिगेशन का उपयोग करना चाहिए फूल वाली अवस्था में। खेत की अच्छी तरह से 2-3 जुताइयाँ कर लेना चाहिए और 2 से 3 जुताइयाँ कल्टीवेटर से करने के बाद हैरो के माध्यम से खेत को एकदम भुरभुरा बना लेना चाहिए, जिससे जो बड़े बड़े ढेले रहते हैं वो टूट जाएं और हमारा जो खेत है वो अच्छा हो जाए। और पाटा लगाकर समतल कर देना चाहिए खेत को। पाटा लगाने के बाद साथियों हम देखेंगे कि खेत हमारा एकदम समतल दिखाई देता है। और खेत की तैयारी करते समय जिप्सम 50 किलोग्राम मिट्टी में हमें मिला देना चाहिए, जिससे जो पौधे की बढ़वार है, ग्रोथ है, वो अच्छी देखने को मिलती है। और जिप्सम 50 किलोग्राम, गोबर की खाद 1 ट्रॉली मिलाना चाहिए प्रति एकड़। यदि हमने इतना मिला दिया है तो जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति गेहूं की फसल में हो जाती है। अब हम बात करेंगे साथियों टॉप किस्मों का चुनाव करते समय हमें अपने क्षेत्र, मौसम, जलवायु के अनुसार ध्यान में रखकर ही वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए। देखते हैं टॉप 5 किस्में जो हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन राज्यों के लिए सबसे अच्छी किस्में हैं और अच्छा उत्पादन देती हैं। इसके अलावा और भी राज्यों में हम आसानी से उगा सकते हैं। तो हमारे इन राज्यों में देने वाली जो अच्छा उत्पादन है वो समय पर बुआई या थोड़ा सा लेट बुआई कर दें, तब भी अच्छा उत्पादन इन किस्मों से हमें देखने को मिलता है। जैसे हम देखते हैं कि श्री राम सुपर 303 ये किस्म एक होती है। इसका जो
इस वैरायटी की जो क्वालिटी है वो ये है, ये खाने के लिए सबसे अच्छी होती है और बेचने के पर्पज़ से भी ये किस्म बहुत अच्छी मानी जाती है। तो श्री राम सुपर 330 हो गई और GW 322 है। इस वैरायटी का जो उत्पादन है वो भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। और जो हमारी चौथी किस्म है पूसा तेजस। पूसा तेजस जो किस्म है ये खाने में उतनी खास नहीं है, खाने में इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है। यदि हम गेहूं की फसल बेचने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो हम पूसा तेजस जो किस्म है इसका चुनाव कर सकते हैं, इसको हम लगा सकते हैं। इसके बाद जो चौथी किस्म आती है वो है कर्णवंदना। कर्णवंदना जो किस्म है इसका भी उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है और यह वैरायटी भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है। और पांचवी जो किस्म है हमारी HD 2967 HD 2967, इस किस्म का उत्पादन भी हमारे किसान भाई अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो इन किस्मों को हमारे किसान भाई आसानी से लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा लोकवन किसान भाई हमारे लगाते हैं, ये सुटेबल फॉर लेट सोइंग के लिए सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। और C306, इसको हम फार्मी बीट के नाम से जानते हैं C306 को। और K65 है, ये लेट सोइंग और यदि हमारी सेलाइन सॉइल है तो उसके लिए सुटेबल होती है। और जो सुजाता वैरायटी होती है वो ड्राई लैंड और अनइरिगेटेड एरिया में लगा सकते हैं। और WH 147 ये चपाती के लिए सबसे अच्छी किस्म होती है, इसकी रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे ब्रेड बनाने के लिए। ब्रेड बनाने के लिए DBW 17, ये ब्रेड बनाने के लिए बहुत अच्छी किस्म है। अब हम पर एकड़ सीड्स की बात करेंगे कि कितना लगता है। मशीनों से यदि बुआई कर रहे हैं तो सीड ड्रिल से 40 से 45 किलोग्राम सीड्स 1 एकड़ के लिए लगता है। और यदि छिटकवा विधि से हम बुआई कर रहे हैं तो 60 किलोग्राम सीड्स 1 एकड़ में हमें लगेगा। साथियों, छिटकवा विधि से बीज इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि जब हम बुआई करते हैं तो दाना ऊपर पड़ा रहता है ज़मीन पर, मिट्टी में, तो उसको पक्षी खा जाते हैं। तो जब पक्षी खा जाते हैं इसलिए उसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा लगती है। यदि टॉल वैरायटीज़ हैं तो उनको 8 से 9 सेंटीमीटर की जो डेप्थ है, इतनी डेप्थ में गहराई में बुआई करना चाहिए। और यदि ट्रिपल ड्वार्फ वैरायटीज़ हैं तो 3 से 4 सेंटीमीटर की जो गहराई है वो अपनानी चाहिए। और एवरेज 5 सेंटीमीटर की गहराई गेहूं की बुआई के लिए पर्याप्त होती है। घर का बीज है साथियों तो 50 किलोग्राम और सर्टिफाइड बीज है तो 40 से 45 किलोग्राम। क्योंकि यदि घर का बीज है तो उसमें कुछ दाने हो सकता है ख़राब हों। साथियों, हमेशा बीज उपचार करके ही गेहूं की बुआई करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो गेहूं में पीलापन की समस्या है, रूट रॉट की समस्या है और डैम्पिंग ऑफ की समस्या है, ये जो बीमारियां हैं ये बीज उपचार करने से नियंत्रित हो जाती हैं। अब गेहूं की जब हम सीड ट्रीटमेंट अपनाते हैं, करते हैं, तो हमेशा अच्छे जो बीज उपचार करने वाले केमिकल हैं उनका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो हमारी जो पूरी मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। जैसे कि कुछ किसान भाई क्या करते हैं, थायराम, बाविस्टीन, मैनकोजेब हैं, ये बाज़ार में आते हैं तो इनको लेकर और बीज उपचार कर देते हैं। लेकिन हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जो अच्छा, सबसे अच्छा बीज उपचार वाला केमिकल हो उसी का उपयोग हमें करना चाहिए। बीज उपचार करने से सबसे पहले अपने को FIR का अपनाना चाहिए, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और रोडेंटिसाइड का उपयोग करते हुए हमें बीज उपचार इस पद्धति से करना चाहिए। इसके बाद साथियों हम देखते हैं कि जो BASF कंपनी की दवाई आती है झेलोरा, उसका उपयोग थायोफेनेट मिथाइल 45% प्लस पायरेक्लोथिन 5%, इसकी जो मात्रा है ये सबसे अच्छी दवाई होती है। इसका उपयोग किसान भाई बीज उपचार के लिए यदि करते हैं तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो नियंत्रित हो जाती हैं। 1 कुंटल बीजों को 200 ml फंजीसाइड से बीज उपचार करना चाहिए। 1 कुंटल यदि बीज उपचार करना है तो 200 ml की मात्रा हमें लगेगी। बीज उपचार करने के बाद हमें 40 मिनट तक छांव में सुखाना चाहिए
और जो बीज उपचार वाला केमिकल है वो दानों में अच्छी तरह से चिपक जाए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब साथियों, बेसल डोज किसी भी फसल के लिए प्रारंभिक अवस्था में वह डोज होता है जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है। इसलिए फसलों में बेसल डोज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है उसको ग्रो करने के लिए। तो हम देखते हैं कि हम जो ये जानकारी आपको शेयर करेंगे वो प्रति एकड़ की दर से शेयर करेंगे कि 1 एकड़ में कितना कौन सा डोज हमें देना चाहिए। तो बेसल डोज हमेशा अच्छी कंपनी का जो फर्टिलाइज़र है उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि फसल में हमने अच्छी कंपनी का फर्टिलाइज़र उपयोग किया है तो ज़रूर अच्छा उत्पादन मिलेगा। 1 एकड़ में साथियों 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और गेहूं की यदि फसल हम उगा रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें भली प्रकार से कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर इन पोषक तत्वों की पूर्ति अवश्य करना चाहिए। जैसे फास्फोरस पोषक तत्व है वो पौधों की जड़ों की जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पोटास पोषक तत्व है वो दानों का जो चमक है और जो साइज है उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो हम देखते हैं DAP 50 किलोग्राम 1 एकड़ में लेना है और MOP 30 किलोग्राम लेना है। सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार 50 किलोग्राम लेना है। यदि हमारे खेत में दीमक की समस्या है और इंसेक्ट की समस्या है तो उसके लिए रीजेंट दानेदार 5 किलोग्राम लेना है। इनका प्रति एकड़ बुआई के समय प्रयोग करना है। यदि इनका हम प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय प्रयोग करेंगे तो हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है साथियों, वो दूसरा कॉम्बिनेशन हम देखते हैं कौन कौन सा है। दूसरा में NPK 12-32-16 75 किलोग्राम और बेंटोनाइट सल्फर 5 किलोग्राम और माइकोराइजा 5 किलोग्राम और रीजेंट जो दानेदार आता है दीमक के कंट्रोल के लिए वो 5 किलोग्राम। तो ये दो बेसल डोज की जो कंपोजिशन है ये दोनों किसान भाई हमारे अपना सकते हैं। लेकिन जो पहला वाला है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उससे जो है पौधे को प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी और जो सेकंड वाला है उसमें उतने अच्छे पोषक तत्व तो नहीं है। दीमक के लिए रीजेंट सबसे अच्छा होता है। यदि हम रीजेंट दानेदार का उपयोग हम अपने खेत में तैयारी के समय डाल देते हैं तो जो दीमक की समस्या है वो हमारे खेत में नहीं होती है। अब हम बात करेंगे साथियों प्लांट डिस्टेंस की। पौधे से जो पौधे की दूरी है बुआई के समय कितनी रखनी चाहिए। तो लाइन से लाइन की दूरी 7 से 8 इंच रखनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 इंच और गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर एवरेज रखनी चाहिए। जो गहराई है ना साथियों वो पौधे की जो कोलियोप्टाइल होती है उसकी लेंथ पर निर्भर करती है। यदि हम टॉल लंबी वैरायटियों का उपयोग कर रहे हैं तो 8 से 9 सेंटीमीटर डेप्थ रखनी चाहिए और यदि हम ट्रिपल ड्वार्फ वैरायटीज़ का उपयोग कर रहे हैं बुआई के लिए तो 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई रखनी चाहिए और जो औसत गहराई है वो 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और बीजों की बुआई से पहले हमें खेत में पलेवा कर लेना चाहिए, पानी सिंचाई दे देनी चाहिए। उससे जो खेत में नमी है वो प्रॉपर बनी रहती, जिससे अंकुरण अच्छा देखने को मिलता है और हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें भली प्रकार से सभी बीज अंकुरित हो जाते हैं। यदि नमी की मात्रा पर्याप्त नहीं है तो हमारा जो सीड है वो प्रॉपर तरीके से जर्मिनेट नहीं होता है, अंकुरित नहीं होता है और हमें जो है बीज और खाद और हमारी जो लागत है वो नुकसान होता है। साथियों अब हम बात करेंगे सिंचाइयों की। तो सबसे पहले तो हमें पलेवा लगाकर सिंचाई करनी चाहिए। दूसरा, जिससे नमी अच्छी हो तो अंकुरण हमारा 100% हो। फर्स्ट सिंचाई 18 से 20वें दिन हमें करनी चाहिए और स्प्रिंकलर से हमें फ्लावरिंग स्टेज पे फूल वाली अवस्था पे कभी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। उससे जो फूल वाली अवस्था में यदि करेंगे तो जो फूल हैं वो झड़ जाएंगे और उत्पादन कम देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसान इसको अपनाते हैं जो कि सही नहीं है, इसलिए नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे साथियों कि यदि गेहूं की बुआई करते हैं तो क्यारियां बनाकर करें। यदि आपको फ्लड इरिगेशन करना है, बहाव विधि से सिंचाई करनी है तो छोटी छोटी क्यारियां बना लें, जिससे सिंचाई करने में
आसानी हो और प्रॉपर पूरे खेत में पानी पहुंच सके। अब हम बात करेंगे कि इरिगेशन की जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं और कब कब हमें सिंचाई करना चाहिए। तो इरिगेशन की जो स्टेज हैं गेहूं में, उनकी जो खोज है वो RBL भारद्वाज ने की थी। और जो फर्स्ट इरिगेशन है हमने आपको बतलाया अभी कि CRI क्राउन रूट इनिशिएशन कल्ले निकलने की अवस्था 21 दिन बाद बोने के होती है। तो इस अवस्था में हमें अधिकतम जो है सिंचाई की रिक्वायरमेंट होती है। यदि इस अवस्था में सिंचाई नहीं करेंगे तो रूट और शूट की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। और साथियों, इसके बाद जो दूसरी सिंचाई है वो 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए, ये टिलेरिंग अवस्था होती है। और जो तीसरी सिंचाई है वो ज्वाइंटिंग अवस्था में करनी चाहिए, 60 से 65 दिन बाद बुआई के करनी चाहिए। और जो चौथी सिंचाई है वो बुआई के 80 से 85 दिन बाद करनी चाहिए, क्योंकि ये फ्लावरिंग स्टेज होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होती है, इसलिए फ्लावरिंग स्टेज में पानी अवश्य देना चाहिए फसल में। इसके बाद मिल्किंग स्टेज आती है 100 से 105 दिन में बाद बुआई के, तो मिल्किंग स्टेज में भी सिंचाई देना चाहिए। और इसके बाद आती है दाना भरने की अवस्था 115 से 120 दिन बाद। अब हम बात करेंगे बीड कंट्रोल की कि यदि हमारी गेहूं की फसल बोई है तो उसमें बीड कंट्रोल कैसे करें और किस प्रकार से हम गेहूं से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो होते हैं सकरी पत्ती वाले खरपतवार और दूसरे होते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो सकरी पत्ती वाले खरपतवारों की बात करें तो फैलरिस माइनर, इसको हम गेहूं का मामा कहते हैं, गुल्ली डंडा कहते हैं गाँव में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आइसोप्रोप्यूरान 0.75 AI प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करना चाहिए। हर्बिसाइड साथियों दो तरह से होते हैं, एक फसल अंकुरण के पहले और दूसरा फसल अंकुरण के बाद। तो फसल अंकुरण से पहले जिनको हम बोलते हैं प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, और दूसरा जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड बोलते हैं, इनका उपयोग कौन सा करना है। पेंडीमेथिलीन 30 EC जो आती है वो बुआई के 1 से 2 घंटे के अंदर हमें खेत में कर देना है, जिससे जो बुआई के बाद जो उगने वाले खरपतवार हैं उनका हम कंट्रोल कर सकें। और जो दूसरा होता है पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। पोस्ट इमरजेंस जो हर्बिसाइड है साथियों, उसका जो हम स्प्रे है वो 20 से 25 दिन बाद करना है, जब हमारे जो खरपतवार हैं वो 3 से 4 पत्ती के हो जाएं, तब हमें इनका स्प्रे करना है। और तभी स्प्रे करना है जब हमारे खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी हो, क्योंकि यदि नमी नहीं होगी तो जो हम स्प्रे करेंगे उसका जो असर है वो कम होगा। और जो हर्बिसाइड है उसका स्प्रे करने के बाद हमारी फसल में झटका देखने को मिलेगा, थोड़ा सा फसल कमज़ोर होती है। इसलिए साथियों हमें ध्यान रखना है कि हर्बिसाइड का जो स्प्रे है उपयोग है वो हमें कम ही करना चाहिए। इसके लिए UPL की बेस्टा कम आती है, 160 ग्राम हर्बिसाइड 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए इसका। और साथियों हम तो ये कहेंगे आपको कि खरपतवार नाशक करने से ज़्यादातर परहेज ही करें, क्योंकि खरपतवार यदि हम उपयोग करते हैं तो जो हमारी फसल का उत्पादन है वो 1 से 2 क्विंटल घट जाता है। साथियों फर्टिलाइज़र शेड्यूल की बात करेंगे हम, तो ऑर्गेनिक मैटर हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, सॉइल न्यूट्रिएंट हैं, इनका उपयोग हमें करना पड़ेगा। जैसे कैल्शियम और पोटास, बोरॉन, कॉपर हैं, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका यदि हम उपयोग करेंगे तो अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। फास्फोरस पौधों की जड़ों में वृद्धि करता है, इसलिए फास्फोरस का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे जो पौधे हैं उनकी जड़ें अच्छी विकसित हों और उत्पादन अच्छा देखने को मिले। तो इसके बाद साथियों हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र कितना देना चाहिए। तो नाइट्रोजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। अब फर्स्ट खाद हमें 25 से 30 दिनों के मध्य देनी है। इसमें यूरिया खाद 45 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 33% 4 किलोग्राम और सागरिका दानेदार आती है 10 किलोग्राम, और प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर
सिंचाई करना है। इनका जो फर्स्ट खाद का जो शेड्यूल है वो हमें जड़ों के पास देकर ही सिंचाई करना है ना। और इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा जो सेकंड शेड्यूल है वो बुआई के कितने दिनों बाद देना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है, फास्फोरस और पोटास की मात्रा है, बेसल डोज के रूप में हाफ डोज इनकी बुआई के समय कर देना चाहिए। और जब पहली सिंचाई करते हैं टॉप ड्रेसिंग कर देना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड एरीगेशन में। अब हम सेकंड खाद की बात करेंगे। 50 से 55 दिनों के मध्य डालते हैं ये। यूरिया खाद 45 किलोग्राम, सूक्ष्म पोषक तत्व खाद 5 किलोग्राम, माइकोराइजा खाद 4 किलोग्राम और बोरॉन B2 20% 1 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। यदि अब साथियों ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो फास्फोरस होता है वो हमेशा जड़ों के पास देना चाहिए। क्योंकि जो फास्फोरस की प्रवृत्ति है, नेचर है, वो स्थायी इमोबाइल प्रवृत्ति का होता है। यदि हम उसको एक जगह डाल देते हैं तो वो एक ही जगह पड़ा रहेगा, वो दूसरे स्थान पर नहीं जाता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं किसान भाइयों को कि उर्वरक जो है हमेशा जड़ों के पास में ही दें, जिससे पौधे को उसकी जो मात्रा है वो उपलब्ध हो जाए। बोरॉन की पूर्ति के लिए बोरो किंग के नाम से आता है और इसकी जो पूर्ति है वो हम गेहूं की फसल में बोरॉन की कमी को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। अब यदि हमने फर्टिलाइज़र भली प्रकार से मिक्स करके गेहूं की खाद में दिए हैं तो फर्स्ट खाद हो गई, सेकंड खाद हो गई, है ना। इन खादों का उपयोग हमें करना है। आप देख रहे होंगे जैसा वीडियो में कि फर्स्ट खाद में यूरिया खाद 45 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 33% 4 किलोग्राम, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। और खादों को देने के बाद सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। और जब खेत में पर्याप्त नमी हो तभी हमें मोस्टली खाद देना चाहिए। यदि किसान भाइयों नमी की मात्रा नहीं है तो हमने जो खाद दी है वो खेत में पड़ी रह जाएगी और जो हमारा खाद का नुकसान है वो भी हो जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे साथियों स्प्रे शेड्यूल की, कि गेहूं की फसल में हमें जो इंसेक्टिसाइड हैं, हर्बिसाइड हैं, वो किस प्रकार से कीटों को नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए। जैसे गेहूं की फसल में इल्ली आती है, सुंडी आती है और वाइट ग्रब देखने को मिलता है और रतुआ की मिलता है, रस्ट देखने को मिलती है, तो इनके कंडुआ रोग देखने को मिलता है गेहूं की फसल में। और तो इन सब की पीला रोग देखने को मिलता है। इनके कंट्रोल के लिए हमें प्रॉपर मात्रा में इंसेक्टिसाइड और अच्छे इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उनका उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी जो गेहूं की फसल है उसका उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। और पर्याप्त मात्रा में यदि हमने फर्टिलाइज़र दिए हुए हैं, जैसे ये जीवामृत, इनका भी उपयोग हम कर सकते हैं ऑर्गेनिक के रूप में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 200 लीटर जीवामृत सिंचाई के साथ चलाइए। सिंचाई के साथ कैसे चलाएंगे? जब हम पानी देते हैं उसी टाइम जीवामृत को हमें घोल देना चाहिए, जिससे हमारी जो गेहूं में पीलापन की समस्या है, करनाल बंट की समस्या है, उससे कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा पोटास की मात्रा है, वो भी दानों की जो चमक है उसको बढ़ाने के लिए हमें गेहूं की फसल में पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए। फर्स्ट स्प्रे 60 से 70 दिनों के मध्य स्वाधीन फंजीसाइड 40 ग्राम, सिंजेंटा की अली का 15 ml, सिलिकॉन चिपको मिलाकर 5 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। अब सिलिकॉन चिपको साथियों क्यों मिलाना चाहिए? क्योंकि गेहूं की जो पत्तियां हैं वो प्रॉपर तरीके से जो हम स्प्रे कर रहे हैं उसको पकड़ लें, चिपक जाए उससे, इसलिए हमें चिपको मिलाकर ही फंजीसाइड का या इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे है वो करना चाहिए। अब साथियों हम देख रहे हैं कि हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें बहुत सारी कीट एवं बीमारियों की समस्या तो आती ही है, और साथ ही साथ हमारा जो उत्पादन है, यदि कीट बीमारियों का प्रकोप हो गया है तो बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे
ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक 20 ml लेना है आपको। और बोरॉन 25 ग्राम, ये बोरोकिंग बोरॉन के नाम से आती है, 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे कर देना चाहिए। यदि आपने इनका स्प्रे किया है तो हमारी जो फसल है उसकी जो बढ़वार है वो देखने को अच्छी मिलेगी, और जो दाने हैं वो भी हमारे गेहूं की फसल में पर्याप्त मात्रा में भरेंगे और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा हमें। तो साथियों, अब इसके बाद हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। गेहूं की जो लाइफ साइकिल होती है वो कितने दिनों की होती है, कितने दिनों में हमें पूरा जो उत्पादन है वो प्राप्त हो जाता है। तो गेहूं की हम लाइफ साइकिल की बात करें यदि, तो 120 से 130 दिन की होती है। और पर एकड़ प्रोडक्शन की बात करें यदि, तो 1 एकड़ में यदि हमने सभी चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करके और स्प्रे शेड्यूल, फर्टिलाइज़र शेड्यूल, इन सब का सही तरीके से किया है तो उत्पादन 27 से 32 कुंटल 1 एकड़ में देखने को मिलता है। और इस प्रकार हमें जो लागत लगी वो 10 से 15 हज़ार रुपये लगी 1 एकड़ में। और लागत को यदि हम बाज़ार भाव के हिसाब से देखें तो 1900 से 2300 रुपये प्रति कुंटल गेहूं का जो बाज़ार भाव है वो हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, यदि हम गेहूं की फसल का उत्पादन लेते हैं तो कम ही पर एकड़ हमें मुनाफा होगा। 35,000 से 45,000 रुपये 1 एकड़ में जो है हमें फसल का जो रेट है, भाव है, वो मिला। अब हम शुद्ध लाभ यदि 45,000 मिला है तो कोई अधिक नहीं मिला है बजाय सब्जियों की खेती करने से। तो इसलिए हमें उद्यानिकी फसलों की खेती करना चाहिए, सब्जियों की खेती करना चाहिए, जिससे हमारा प्रति एकड़ उत्पादन अधिक प्राप्त हो और हमारे किसान भाइयों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार हो सके। तो इसी के साथ साथियों, हमारा जो आज का ये वीडियो है वो पूर्ण हुआ। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और हमारे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है उसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और किस प्रकार की जानकारी चाहिए, उस पर हम वीडियो अवश्य बनाएंगे। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो आप हमें बता सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी जो आने वाली वीडियो हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएं। और बने रहिए हमारे साथ। साथियों, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।